वेलकम टू सीएससी नाउ करंट अफेयर सीरीज। आज हम 26 और 27 जनवरी लास्ट के 2-3 सेशन से ऐसा हो रहा है कि हम 2 दिन के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो 2 दिन के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे थ्रू एमसीक्यूज, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। जो फालतू के जो नॉनसेंस क्वेश्चंस हैं वो करके कोई फायदा नहीं है। सो फोकस ओनली ऑन रेलिवेंट थिंग्स व्हिच आर हाईली प्रोबेबल फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, मैच द फॉलोइंग। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, ऐसा पास में भी। So Shubhanshu Shukla, who flew to space, gets Ashok Chakra. इस न्यूज से क्वेश्चन पिक किया गया है। So award and all, यूपीएससी आस्क क्वेश्चंस। So मैच द फॉलोइंग है: परमवीर चक्र, पीस टाइम गैलेंट्री, अशोक चक्र, हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री, कीर्ति चक्र, पीस टाइम गैलेंट्री, महावीर चक्र, वॉर टाइम गैलेंट्री। मतलब बहादुरी दिखाने के लिए कह रहा है, पीस टाइम पे बहादुरी दिखाने के लिए अवार्ड मिलता है, या फिर वॉर टाइम पे बहादुरी दिखाने के लिए अवार्ड मिलता है। सो पॉज द वीडियो एंड डू द रिचुअल, मार्क द आंसर। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आपका जो डी ऑप्शन है 3 and 4। ओके, 3 and 4 दीज आर करेक्ट। ठीक है, कीर्ति चक्र जो है वो पीस टाइम के लिए मिलता है, पीस टाइम गैलेंट्री के लिए मिलता है। ओके, इट इज द सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, जो आप बहादुरी दिखाते हो पीस टाइम पे, नॉर्मल जब वॉर टाइम वगैरह नहीं चल रहा है। ओके, देन फोर्थ वन इज महावीर चक्र। ये वॉर टाइम गैलेंट्री, अगेन इस वॉर टाइम के लिए है। ठीक है, वॉर टाइम में जो सेकंड हाईएस्ट है, दिस वन इज दैट। ओके, जो परमवीर चक्र है, ओके, जो परमवीर चक्र है ये वॉर के टाइम के लिए है। ठीक है, वॉर के टाइम के लिए इंडिया का हाईएस्ट है। मतलब वॉर टाइम का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है, बहादुरी का हाईएस्ट अवार्ड है। देन अशोक चक्र जो है ये पीस टाइम है। अब यहाँ से भी गेस कर सकते हो, अगर आपने जो अपने पढ़ी हुई है कि उन्होंने तो वॉर में नहीं गए हैं वो। ओके, सो ये क्या होगा, पीस टाइम से रिलेटेड होगा। ओके, पीस टाइम। ओके, एंड हाईएस्ट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस ईयर, सो प्लीज बी वेल वर्स्ड विद दिस थिंग। ये इंफॉर्मेशन आप यूज कर सकते हो। Now, coming to question number 2, with reference to the Padma Vibhushan awardee of 2026, consider the following statement. First, the Padma Vibhushan is India's highest civilian award. Second, V.S.A. Nandan and Dharmendra were awarded Padma Vibhushan posthumously. Third, N. Rajam was awarded Padma Vibhushan for contribution to Hindustani classical music. So please pause and mark the answer. Right. अब देखो यूपीएससी ने पास्ट कुछ साल से अवार्ड्स हो गए और इनफैक्ट पद्मा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए। और आपको पता होना चाहिए कि भारत रत्न जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। एंड फिर उसके बाद 3 पद्मा अवार्ड होते हैं, पद्मा विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री। राइट, तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, 2 एंड 3 ओनली। इन थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस पे हम लोग मल्टीपल टाइम क्वेश्चन पूछ चुके हैं अपने इस क्विज सीरीज में। एंड रेस्ट एश्योर्ड कि यूपीएससी में प्रीलिम्स में और मेंस में दोनों में ही क्वेश्चन आना है गवर्नर के ऊपर। ओके, सो गवर्नर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनली बाउंड टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन मैटर्स सच एज गवर्नर्स एड्रेस अंडर आर्टिकल 176। क्योंकि इसको लेके बार बार कंट्रोवर्सी हो रही है गवर्नर के एड्रेस को लेके, तो कह रहे हैं कि बाउंड है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस को लेके। देन सेकंड ऑप्शन इज the Constitution provides a clear impeachment procedure for governors similar to that for president, कि उनके रिमूवल के लिए जो है impeachment वाला प्रोसीजर दिया हुआ है। And third option is refusal by a governor to follow constitutional conventions can raise issue of federal propriety. Okay, कि अगर वो नहीं मानते हैं बात तो फेडरलिज्म वाली चीज है उसको अफेक्ट होती है। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज कि आप सेकंड ऑप्शन आपको पता होना चाहिए क्लियर कट। ओके, कि इम्पीचमेंट प्रोसेस, जो इम्पीचमेंट प्रोसीजर है वो सिर्फ प्रेसिडेंट के मेंशन है, गवर्नर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। वो प्लेजर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट कह लो, प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कह लो, कि कभी भी उनको रिमूव किया जा सकता है, तो प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट पे होते हैं वो। स्टेट वगैरह के पास कोई पावर नहीं है कि उसको वो इम्पीच कर सके। अदरवाइज आपने न्यूज सुना होता कि केरला में, बंगाल में, राजस्थान में, कहीं भी कि इम्पीचमेंट का उनका ट्राई किया गया, बट ऐसा कभी हुआ नहीं क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट वन इज करेक्ट कि एड एंड एडवाइस, कि उनका जो एड्रेस वगैरह भी है ना वो काउंसिल मिनिस्टर, क्योंकि उन्हीं के आइडियाज उन्हीं की पॉलिसीज को रखते हैं, क्योंकि तो उनका खुद का कोई ओपिनियन उसमें रोल मायने नहीं रखता है। ओके, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। देन थर्ड ऑप्शन इज रिफ्यूजल बाय गवर्नर टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशन कन्वेंशन। अगेन अगर आप नहीं फॉलो कर रहे हो, जो फेडरल बैलेंस बनाया गया स्टेट और सेंटर के बीच में, उस चीज का जो है उस पर इशू है, उस पर अफेक्ट पड़ता है। दैट वन इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, सो 1 and 3 विल बी द राइट आंसर। Now, coming to question number 4, which of the following concerns are associated with delimitation of constituencies in India? First, redistribution of political power among states. Second,
financial and administrative implication. Third, impact on the federal balance. So please pause and mark your answer. ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉलिटिकल पावर अमॉन्ग स्टेट, ये भी कॉन्सिक्वेंस है, कंसर्न्स है। सेकेंड, फिनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशन भी होगा अगर आप स्टेट को डिलिमिटेशन करोगे कॉन्स्टिट्यूएंसी को। देन थर्ड क्या है, इम्पैक्ट ऑन द फेडरल बैलेंस, वो भी होगा। तो तीनों ही ऑप्शन सही है, ये तीनों ही लॉजिकल कंसर्न्स हैं। तो डी 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। And the fifth question, match the following. Okay, so PTA, Preferential Trade Agreement, Free Trade Agreement, FTA, Customs Union and Economic Union. इसको आपको मैच करना है। Common External Tariff, Partial Tariff Concessions, Independent External Trade Policy and Harmonized Fiscal Policy से आपको मैच करना है, क्योंकि इंडिया और EU इन्होंने जो FTA नेगोशिएशन कंक्लूड हुआ है, साइन किया है, तो इसको आपको देखना है। सो इसमें आपको मैच करो, पॉज करो वीडियो एंड देन मार्क द आंसर। ओके, सो द राइट आंसर फॉर दिस इज ए, कि आपका जो पीटीए है, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है, दैट प्रोवाइड्स पार्शियल टैरिफ कंसेशन। ठीक है, कुछ गुड्स वगैरह पे आपको दे दिया। देन टू का आपका सी है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इंडिपेंडेंट। आपका जो ट्रेड पॉलिसी, जो एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी है, उस पर इंपैक्ट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट रहेगा। मेंबर्स जो है, जो कंट्रीज हैं, वो फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं अमॉन्ग देमसेल्व्स, और दूसरे मेंबर के लिए जो है अपना वो नॉन ऑन टैरिफ, अलग अलग टैरिफ अपना अप्लाई कर सकते हैं। देन कस्टम्स यूनियन, जो कस्टम कंट्री, मतलब कुछ कंट्री साथ आ गई, उन्होंने कस्टम यूनियन बना लिया। तो कस्टम यूनियन का मतलब क्या होगा, जो यूनियन के बाहर है, अगर 10 कंट्रीज ने एक यूनियन बनाया कस्टम यूनियन, इसके बाहर अगर कोई कंट्री है तो उस पर जो है वो कॉमन टैरिफ लगाएंगे। अगर 20% एक कंट्री ने लगाया, मान लो ए ने 20% लगाया, तो बी का भी 20% होगा, तो कॉमन टैरिफ लग जाएगा कस्टम्स यूनियन के केस में। ओके, सो थर्ड का आपका हो जाएगा ए, एंड देन द रिमेनिंग वन इकोनॉमिक यूनियन। तो फोर्थ का डी, हार्मोनाइज्ड फिस्कल पॉलिसी। वो इतना वो इंटीग्रेटेड हो चुके हैं कि उनका जो फिस्कल पॉलिसी वगैरह है, इकोनॉमिक पॉलिसी है, वो कॉमनली डिसाइड होता है, आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं। सो ए विल बी द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए काफी ज्यादा, क्योंकि यूएसए को लेके भी कंट्रोवर्सी हुई है हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स को लेके। Now, coming to question number 6, with reference to Vande Mataram, consider the following statement. तो तीन स्टेटमेंट है आपके पास। 150 ईयर्स हो गए वंदे मातरम के, तो इस साल प्रीलिम्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट, इट वाज कंपोज्ड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1875। सेकंड स्टेटमेंट, इट वाज adopted as the national anthem of India in 1950. And third statement, it first appeared in the novel Anand Math. So please pause and mark your answer. ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है कि इट वाज कंपोज बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1875, दैट इज करेक्ट। ठीक है, जो आपका सेकेंड स्टेटमेंट है, इट वाज अडॉप्टेड एज नेशनल एंथम ऑफ इंडिया इन 1950, राइट, ये गलत है, ये नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम नहीं है। और थर्ड ऑप्शन, इट फर्स्ट अपीयर्ड इन द नॉवेल आनंद मठ, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा A 1 and 3 ओनली। सेवेंथ क्वेश्चन फॉर द डे, विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल सोलर अलायंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्यों न्यूज में है कि यूएसए ने इससे विड्रॉ कर लिया, यूएसए काफी जगहों से विड्रॉ कर रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कौन से ऑर्गेनाइजेशन और कौन से इंस्टीट्यूशन में यूएसए ने विड्रॉ किया है, या कौन से ऑर्गेनाइजेशन का वो पार्ट नहीं है। तो इंडिया और यूएसए स्पेशली इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके लिए, कि कौन से में वो पार्ट हैं या नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन, इट वाज लॉन्च्ड इन 2015 टू प्रमोट सोलर एनर्जी अडॉप्शन पार्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज। क्या 2015 में लॉन्च किया गया सोलर एनर्जी के अडॉप्शन को बढ़ाने के लिए। इट डायरेक्टली फाइनेंसेस कंस्ट्रक्ट्स सोलर पावर प्लांट्स इन मेंबर कंट्रीज, की कह रहा है उसका पर्पस जो है वो है फाइनेंसेस कंस्ट्रक्ट सोलर पावर, डायरेक्टली वो फाइनेंस करता है और कंस्ट्रक्ट करता है सोलर पावर प्लांट्स। एंड थर्ड वन इज, इट जॉइंटली लेड बाय इंडिया फ्रांस एंड इट इज हेडक्वार्टर्ड इन इंडिया। तो आप पॉज करो वीडियो एंड देन मार्क द आंसर। Okay, so the right answer for this is, again the answer is for this is A. Second was incorrect. ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली फाइनेंस करते हैं और कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो फैसिलिटेटर का काम करते हैं, कि वो हेल्प करेंगे इस चीज में कि फाइनेंसिंग हो सके और कंस्ट्रक्शन वगैरह हो सके, कैपेसिटी बिल्डिंग वगैरह में। 2015 में लॉन्च हुआ था, करेक्ट है। डेवलपिंग कंट्रीज मेनली फोकस है, वो करेक्ट है, ग्लोबल साउथ वाली चीजों फोकस्ड है। सूर्य पुत्रा कहा था पीएम मोदी ने उसे, उन कंट्रीज को। देन इट इज जॉइंटली लेड बाय इंडिया एंड फ्रांस, दिस वन इज आल्सो करेक्ट, और हेडक्वार्टर इसका इंडिया में है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे है, कौन सी सिटी में इसका हेडक्वार्टर है इंडिया में। Now, coming to question number 8, with reference to the humanoid robot ASC Arjun, consider the following statement. So, first statement, it is an AI-powered humanoid robot deployed by Indian Railways for station security and passenger assistance. Second, it has been developed indigenously using homegrown technology. Third,
It is capable of fully autonomous navigation without any human supervision. So please pause and mark your answer. ठीक है, तो देखो स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट चलो। साइंस में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट और पॉसिबिलिटी दोनों पे फोकस करोगे। एक्सट्रीम को एलिमिनेट करोगे, पॉसिबिलिटी को ट्रू मार्क करोगे। तो पहला है, इट इज एन एआई पावर्ड ह्यूमनॉइड रोबोट डिप्लॉयड बाय इंडियन रेलवेज फॉर स्टेशन सिक्योरिटी एंड पैसेंजर असिस्टेंस, ये सही है। सेकेंड, इट हैज बीन डेवलप्ड इंडिजीनियसली यूजिंग होम ग्रोन टेक्नोलॉजी, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है कि इट इज कैपेबल ऑफ फुल्ली ऑटोनोमस नेविगेशन विदाउट एनी ह्यूमन सुपरविजन, ये जो है देखो एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, ये गलत है। अभी भी ये सेमी ऑटोनोमस नेविगेशन है, ठीक है, तो इसको जरूरत होती है ह्यूमन सुपरविजन की। तो करेक्ट होगा आपका A1 and 2 ओनली। On that note, thank you everyone. Do like, share and subscribe.